प्रोसेस कैसा प्रोसेस था? वो प्रोसेस जिसमें हम एग्जॉस्ट गैसेस को यूज़ कर लेंगे कहाँ पर, उसको फिर से कंबशन प्रोसेस में, ताकि हमको हीट एडिशन कराने की ज़रूरत जो थी वो कम हो जाए। इन गैस टरबाइन इंजन द टेम्परेचर ऑफ द एग्जॉस्ट गैस लीविंग द टरबाइन इज ऑफन कंसिडरेबली हायर देन द एयर लीविंग एट द कंप्रेसर। जो हमने टीएल डायग्राम बनाया था, जनरली क्या होता है, exit of compressor is T2 and exit of turbine is T4. Exit of compressor is T2 and exit of turbine is T4. Okay? इसमें यही बात कही है कि the temperature of exhaust gas, तो exhaust कहाँ पर मिलेगा? 3 से 4 turbine में. Leaving the turbine is often considerably higher than the temperature of air leaving the compressor. ये जनरली होता है, बट हमको क्या करना है कि हमको ये काम नहीं करना है, हम इसकी बात नहीं करें, ऐसा तो होता है। तो हम करने क्या वाले हैं, एक डायग्राम है, एक कंप्रेसर का, हमने कंबशन चैम्बर का नाम दिया था इसको, फिलहाल कंबशन चैम्बर ही कहते हैं। सबके बाद हमने कंबशन चैम्बर और टरबाइन यूज किया। तो हमने जो अभी डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में हमने ये देखा कि एग्जिट ऑफ टरबाइन जो था ना, ये इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा था, इससे बहुत ज़्यादा था। मींस एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन इज कंसिडरेबली हायर देन द टेम्परेचर ऑफ एयर लीविंग द कंप्रेसर। Therefore, high pressure air leaving the compressor. Therefore, high pressure air leaving the compressor can be heated by transferring heat to it from the hot exhaust gases in the counter flow heat exchanger. अब कैसे counter flow heat exchanger? कैसे counter flow heat exchanger? हमने तो ये प्रोसेस पढ़ रखा था कंबशन चैम्बर का, बट रीजनरेशन में क्या करते हैं, इसे काउंटर फ्लो कराएंगे किसी हीट एक्सचेंजर में। कहाँ से हीट एक्सचेंजर लाएंगे, तो क्या हीट एक्सचेंजर है अपने पास? नहीं। तो क्या करते हैं, सिस्टम में स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशन कैसा? हमने कंबशन चैम्बर तो लगा ही रखा है, ये प्रोसेस और ये टरबाइन रिलेटेड है, इसका हमने यहाँ पर नाम नंबरिंग 3 कर रखा था, यहाँ 2 कर रखा था। एग्जॉस्ट हमारा होता था 4 पे। हमने क्या किया, जो टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा था, जो वेस्ट जा रहा था, हम उसे यूज़ करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हीट एक्सचेंजर, जो क्या करेगा, ऐड हो जाएगा ये एग्जॉस्ट एंड देन पास हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, रिलीज कर देगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर हम इसको यहीं पे रिलीज करते थे, तो ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन की तरह काम करने लगती है। बट सिंस द टेम्परेचर एट द एग्जॉस्ट और एट द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ टरबाइन बहुत ज़्यादा है हमारे पास वैल्यू, तो हम उसको कहीं यूटिलाइज कर लें। तो अगर हम अपने ही सिस्टम में यूटिलाइज कर लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। कैसे हम अपने सिस्टम में यूटिलाइज करेंगे, अपने सिस्टम में यूटिलाइज करने का मतलब हमको सिस्टम में हीट देना पड़ता है, कहीं पर हीट एडिशन होता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा हीट एडिशन कम हो जाए। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला लिखते हैं W net अपॉन हीट सप्लाई
तो सपोज अगर हम डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू नेट तो वही है, हीट सप्लाई अगर हम कम कर देंगे तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम हीट सप्लाई को कम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो हीट एक्सचेंजर लगा है ना, इसका नाम रीजेनरेटर देते हैं। ये एक रीजेनरेटर है या रिक्यूपरेटर कहा जाता है, रीजेनरेटर और रिक्यूपरेटर, ठीक है। अब बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम में टीएस डायग्राम कैसे बनेगा, सवाल यहाँ पर आता है। ये तो शाफ्ट कनेक्ट होगा कंप्रेसर का टरबाइन से, पूरी कंटिन्यूअस पावर चाहिए, तो नंबरिंग 4 यहाँ पर, 5 यहाँ मिलता है, 6 यहाँ मिलता है। अभी हम लोग टीएस डायग्राम में देखते हैं तो नंबरिंग जो की है वो देखते हैं क्यों ऐसे की है। हीट सप्लाई कम करना है ना, पहले हीट सप्लाई 2 से 3 था, अब हम यहाँ से सिर्फ यहाँ करना चाह रहे हैं, तो हमने हीट सप्लाई जो कम की है इसी वजह से हमने नंबरिंग को 5 6 अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम उसको टीएस डायग्राम में भी देखेंगे कि कैसे सेट हो रहा है, ठीक है। तो एक स्केच बनाते हैं टीएस डायग्राम का और देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये डायग्राम आपने देखा, अब मैं इस डायग्राम का टीएस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा, इसी डायग्राम का टीएस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। तभी रीजनरेशन पॉसिबल है अगर 4 ये एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो टरबाइन का है अगर वो कंप्रेसर के एग्जॉस्ट टेम्परेचर से कम हो जाएगा, देन हमारा हीट सप्लाई रिवर्स फ्लो हो जाएगा और ऐसा होने से हम हीट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वैल्यूशन निकालेंगे ना, तो टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ T2 एट मोस्ट आइडियल कंडीशन मैक्सिमम जो हो सकती है वो बराबर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आइडियल रीजनरेशन के केस में T4 डैश तक, T4 आपको यहाँ तक आ सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। आप कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए बट वो आ नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस उल्टा हो जाएगा और रिवर्स फ्लो हीट का शुरू हो जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ रीजनरेशन सिंस द पोर्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस दैट इज नॉर्मली रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, जो हम सराउंडिंग में दे देते हैं, रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग इज नाउ, अब हम उसे यूज करने वाले हैं टू प्रीहीट द एयर कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्रेसर। उस एयर को जो कंप्रेस होने के बाद हमारे टरबाइन के पास पहुंचने वाली थी कंप्रेशन चैम्बर से होके, हम उसको थोड़ा सा हीट कर देंगे। तो पहले क्या था कि हम उसको 2 से 3 तक हीट देते थे, अब हम क्या करेंगे कि हम प्री हीट कर देंगे पहले ही थोड़ा सा। तो जो पहले हीट करेंगे तो वो हीट किसकी वजह से आ रहा है, वो आपने सिस्टम में नहीं दिया, सिस्टम में जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर था उसको यूज किया गया कुछ हीट करने के लिए, तो वो ये टेम्परेचर होगा जो आपका इस हीट को रिड्यूस करेगा।
हीट सप्लाई को रिड्यूस करेगा। तो क्या इससे कोई फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। देखिए क्या टरबाइन वर्क में कोई चेंज आया है? कोई भी चेंज नहीं। क्या कोई कंप्रेसर वर्क में चेंज आया है? बिल्कुल नहीं। इट मींस टरबाइन वर्क सेम है, कंप्रेसर वर्क सेम है, मतलब न्यूमरेटर तो नहीं बदलने वाला है। और एफिशिएंसी इंप्रूव कैसे होगी? अब दो ही रास्ते होते हैं, या तो इसको बढ़ा दें या तो इसको घटा दें। या तो डब्ल्यू नेट इंक्रीज हो जाए या ये डिक्रीज हो जाए या दोनों हो जाए, एफिशिएंसी तभी बढ़ सकती है। तो हम क्या करेंगे? अब चूंकि देखने से तो ये दिख रहा है कि ना टरबाइन पे कोई इफेक्ट आया ना कंप्रेसर पे कोई इफेक्ट आया, हीट सप्लाई के साथ क्या होगा? हमने सिस्टम की वेस्ट हीट को यूज कर लिया सिस्टम के लिए ही। जैसे आपको एक प्लेट खाना दिया गया और जो आप बच रहा था वो आप फेंक देते थे, बट अब उस खाने को खाने वाला कोई है साथ में आपके और वो खाना वेस्ट नहीं होगा। वही चीज़ है सिस्टम के साथ। यूज एग्जॉस्ट गैस कैन बी यूज नाउ टू प्री हीट द एयर एंटरिंग द कंबशन चैम्बर। क्या होगा उससे? 10 इन टर्न डिक्रीज द हीट इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर द सेम नेट वर्क आउटपुट उतना ही मिलेगा और उसके लिए हीट सप्लाई कम कर दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया टेम्परेचर की वैल्यू, ये ध्यान रखनी है। ये तभी पॉसिबल होगा ओनली व्हेन द टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज हायर देन द कंप्रेसर एग्जिट। ये तभी पॉसिबल है जब एग्जॉस्ट टेम्परेचर टरबाइन का ज़्यादा होगा और कंप्रेसर के एग्जिट से। अदरवाइज हीट विल फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन टू द एग्जॉस्ट गैसेस। हीट का फ्लो रिवर्स हो जाएगा और एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी। दिस सिचुएशन इज एनकाउंटर्ड इन गैस टरबाइन इंजन्स ऑपरेटिंग एट वेरी हाई प्रेशर रेशियो। ठीक है, इसके डायग्राम से हम जब इसे देखते हैं तो हम इसमें जो रीजेनरेटिव हीट सप्लाई है वो कितना है और एक्चुअल हीट सप्लाई कितना है। रीजेनरेटिव हीट सप्लाई कितना है और एक्चुअल कितना है। तो रीजेनरेटिव आप बताइए कहाँ तक है? 2 से वो 5 की तरफ शिफ्ट कर गया है। 2 से 5 की तरफ शिफ्ट कर गया है। 2 से 5 की तरफ शिफ्ट कर गया। क्या? क्यू रीजेनरेटिव। एक्चुअल हीट इनपुट कितना होगा? 5 से 3 की तरफ। ये एक्चुअल हीट इनपुट और ये रीजेनरेटिव हीट इनपुट। तो हमने 2 से 3 की जगह अब हमने 5 से 3 कर दिया, मतलब हमने उसको और कम कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे किया है? कि जब हमारा ये एग्जॉस्ट वेस्ट में एटमॉस्फेयर में चला जाता था तो हमने क्या किया कि उस वैल्यू को हमने रीजेनरेशन के लिए यूज कर लिया। रीजेनरेशन के लिए यूज कर लिया इसको, जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर था उसको रीजेनरेशन के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो हमारा हीट सप्लाई और कम हो गया। तो हमने कितना हीट सेव किया और कितना रिजेक्ट किया? हमने ये अमाउंट सेव किया है जो Q रिजेक्ट है, Q आउट जो सिस्टम से जाने वाला है। तो ये सेव किया है कौन सा? रीजनरेशन वाला। रीजनरेशन वाला हमने सेव किया है और ये हीट रिजेक्ट होगी Q आउट। इसको हमने यूटिलाइज कर लिया यहाँ कम करने के लिए। तो आइडियली
4 के बराबर हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता है 4 का वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्यू रीजनरेशन एक्चुअल कितना है? H5 माइनस H2 के बराबर है, जबकि किसकी वैल्यू? क्यू रीजनरेशन एक्चुअल H5 माइनस H2 के बराबर है। इसी तरह क्यू रीजनरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? H5 डैश माइनस H2 बराबर इक्वल टू H4 माइनस H2। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इफेक्टिवनेस हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर का हम क्या निकालते हैं? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कैसे निकलेगा? क्यू रीजनरेशन एक्चुअल अपॉन क्यू रीजनरेशन मैक्सिमम। क्यू रीजनरेशन एक्चुअल अपॉन क्यू रीजनरेशन मैक्सिमम, एक्चुअल अपॉन क्यू रीजनरेशन मैक्सिमम, इसका है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? कंप्रेसर के पास, एग्जिट पे। क्या फॉर्मूला बन गया? H5 माइनस H2 अपॉन H4 माइनस। ये क्या है? इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कहते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या बन गया? क्यू रीजनरेशन एक्चुअल अपॉन क्यू रीजनरेशन मैक्सिमम। अब अगर कोल्ड एयर स्टैंडर्ड असम्पशंस मान लिए जाए, मतलब मैंने बताया था एंथैल्पी को कैसे लिख सकते हैं टेम्परेचर के टर्म में। तो अगर हम Cp डेल्टा T लिखना चाहें तो Cp कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों से। Cp और अगर हम एंथैल्पी को टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारा Cp कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा दोनों में और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। देन इसको कैसे लिख सकते हैं? देन कैसे लिखेंगे? T5 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T। क्या है ये? इफेक्टिवनेस टेम्परेचर के टर्म में, क्योंकि एंथैल्पी के टर्म में तो हमने देख रखा है, एंथैल्पी के टर्म में तो है, बट हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए टेम्परेचर के टर्म में, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स होंगे उसमें गैस सब्लिमेशन में एंथैल्पी की जगह हम टेम्परेचर को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हम डायरेक्टली क्या रखेंगे? टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक है, अ रीजनरेटर विथ हायर इफेक्टिवनेस, जिसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली सेव्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फ्यूल। एक तरह की एफिशिएंसी तो है, तो क्या करेगा? ये जितना कम इफेक्टिवनेस होगा, जितना कम इफेक्टिव होगा, फ्यूल उतना ज़्यादा चाहिए होगा हीट सप्लाई करने के लिए। हीट सप्लाई कहाँ हो रहा था इस पूरे सिस्टम में? अगर जनरेशन नहीं लेकर यहाँ से यहाँ हो रहा था, बट अब अगर आपको क्या चाहिए? आपको हीट सप्लाई कम किया है, हीट सप्लाई कहाँ होती है? मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला मैं लिख के लिखा रहा हूँ, देखा हुआ है, ये मैंने बताया था।
मास ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू और कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी। हीट सप्लाई, कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की फिक्स होगी, कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी कुछ होगी एक फिक्स वैल्यू। मास ऑफ फ्यूल ये वेरी कर सकते हैं, ये बढ़ाने के लिए हमको मास ऑफ फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारा इफेक्टिवनेस जो है हीट एक्सचेंजर का ज़्यादा है, हमको कम से कम अमाउंट ऑफ मास ऑफ फ्यूल देना होगा उस सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई के लिए। इससे फायदा क्या होगा कि जितना ज़्यादा इफेक्टिवनेस रखेंगे हमें मास ऑफ फ्यूल जो है वो कम लगेगा। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आ रही बात? इन सब के बाद जो थर्मल एफिशिएंसी हमने पढ़ी थी वो फॉर्मूला क्या बन जाता है वो देखते हैं। डेरिवेशन नहीं करना है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं बस। एग्जाम में जैसे आपसे पूछते हैं कि आइडियल रीजनरेशन की थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो आपने पढ़ा है क्या थर्मल एफिशिएंसी? 1 माइनस 1 अपॉन ये आपने पढ़ा है थर्मल एफिशिएंसी आइडियल ब्रेटन साइकिल के लिए। बट हमारे पास अब क्या है, रीजनरेशन का केस है, ठीक है? हमारे पास रीजनरेशन का केस है। हम क्या करते हैं जब डिराइव करते हैं ना रीजनरेशन के केस में, तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा होती है किसमें, रीजनरेशन के केस में। अब आपसे जब पूछा जाएगा देन आप क्या बताएंगे कि थर्मल एफिशिएंसी आइडियल रीजनरेशन ब्रेटन साइकिल इज क्या होगी, ठीक है? एंड इट डिपेंड्स और इस पे डिपेंड करेगी टेम्परेचर रेशियो और प्रेशर रेशियो। टेम्परेचर रेशियो किसका है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम का। क्यों? T1 वो टेम्परेचर है जो कंप्रेसर के इनलेट पे था, सबसे मिनिमम है। T3 वो टेम्परेचर है जो टरबाइन के इनलेट पे था, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो कहाँ मिलता है, टरबाइन के इनलेट पे। तो मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर रेशियो एंड प्रेशर रेशियो। और वो गामा। यही तीन पैरामीटर्स हैं आपके सामने जिस पे एफिशिएंसी रीजनरेटिव साइकिल की डिपेंड कर रही है। तो हम क्या बताएंगे, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ब्रेटन साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ब्रेटन साइकिल विथ रीजनरेशन डिपेंड्स on the ratio of minimum to maximum temperatures as well as the pressure ratio। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ बना के सिखाया था कि प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो उस वक्त आपने रीजनरेशन तो पढ़ा नहीं था, तो जब आपने पढ़ा नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है बिना रीजनरेशन का ही बताया होगा। जब आपने रीजनरेशन पढ़ाई नहीं था, क्या पता, तो हमने उसको जो डिस्कस किया था ग्राफ था, आपको याद होगा अगर तो प्रेशर रेशियो और थर्मल एफिशिएंसी के बीच में मैंने बोला था कि समय के बाद एफिशिएंसी घट जाती है। थर्मल एफिशिएंसी थी
वैल्यू के बाद वैल्यू, प्रेशर रेशियो के बाद एफिशिएंसी घटनी स्टार्ट हो जाती है। प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर रहा है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है। और फॉर्मूले से तो हमेशा बढ़ेगी, बट क्योंकि सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है तो सर्टेन लिमिटेशन के बाद वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, अब आपका टेम्परेचर रेशियो यूज हुआ है, देख लेते हैं। ये तो विदाउट रीजनरेशन है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये रीजनरेशन वाली एफिशिएंसी की लाइन है जो प्रेशर रेशियो के साथ वैरी कर रही है, प्रेशर रेशियो के साथ वैरी कर रही है। सॉरी, ये कैसे आती है? तो T1 बाई T3 की वैल्यू आपने निकाली थी ना, वहां से सपोज 0.3 है, इसके लिए 0.25 है और यहाँ 0.2। विथ रीजनरेशन है और वो विदाउट रीजनरेशन है। मतलब हमारे पास चीजें क्या है, कम प्रेशर रेशियो पे जब रीजनरेशन का केस होगा तो वो कम प्रेशर रेशियो पे ही ज्यादा एफिशिएंसी देगा, और जो विदाउट रीजनरेशन एफिशिएंसी है वो जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। दोनों में डिफरेंस देखना है। ये कम प्रेशर रेशियो पे काम करेगा, उसका फायदा क्या है? आपको जो कंप्रेसर की साइज है वो छोटी होगी, कंप्रेसर वर्क कम कंज्यूम होगा, प्रेशर रेशियो कम होगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस था रीजनरेशन का। अब हम लोग कल इसमें न्यूमेरिकल देख लेंगे। अभी हमारे पास इंटरकूलिंग हो गया, रीहीटिंग हो गया एंड रीजनरेशन हो गया। ये तीन वो प्रोसेस थे जो गैस टरबाइन में हमने बाद में पढ़े हैं, ब्रेटन साइकिल के आइडियल साइकिल के अलावा। इसमें आइडियल और एक्चुअल हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल आज नहीं हो पाएगा, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग के लिए होमवर्क यही रहेगा कि आइडियल ब्रेटन हुआ या एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, रीजनरेशन जो हमने किया है, इन सब में इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन, इन तीनों के केसेस को कंपेयर करेंगे। वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, फीड सप्लाई, हीट रिजेक्टेड, डब्ल्यू नेट, एफिशिएंसी, ये सब कुछ आप एक चार्ट में बना करके कंपैरिजन करके तैयार रखेंगे। उसको हम देखा जाएगा कि क्या तीनों को कब कब यूज कर सकते हैं। अभी हमने अलग अलग देखा है, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो एक सवाल ये बनता है, एफिशिएंसी किस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा है? एफिशिएंसी किस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा है? इंटरकूलिंग प्लस रीहीटिंग प्लस रीजनरेशन। सबसे ज्यादा होगा
देन अर्ली जनरेशन, देन ये कहाँ से मिलेगा, ये हमको वैल्यू जो मिलेगी ना उससे हम ये डिराइव कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब कंटिन्यू करेंगे तो न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे कि इसको एक्चुअली में करना क्या है और कैसे इसकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए जाएंगे। जो रीजनरेशन का क्वेश्चन होगा उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये एफिशिएंसी की ग्राफ होगी, ठीक है, और ये एफिशिएंसी किस तरह से हमारी वैरी कर जाती है, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, कॉम्बिनेशन। यही चीज़ आप न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो आपको वैल्यू का टर्म मिल जाएगी, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। बट फिलहाल तो कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं अभी, मतलब आपके इस स्टेज पे। तो कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सिंपल अलग अलग इंटरकॉन्जुगेटिंग एंड रीजनरेशन के न्यूमेरिकल्स देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर आगे देखते हैं कि और न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया है। चलिए, ओके, थैंक यू।